गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं सेबी के बारे में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो आपका टॉपिक है सेबी, ये आपके यूनिट 3 का पार्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सेबी पे एक निबंध लिखिए। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ सेबी। तो सेबी का आपको फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, जो क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो सिंबल है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का, ये आप देखते हैं कि इसकी वेबसाइट पे और इसका ये सेबी का सिंबल रहता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसकी नीड क्यों है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आज के इस टाइम में, कि हमें जब भी कंपटीशन का क्वेश्चन भी देखते हैं तो भी हमें सेबी के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है, ये कब आया है? सेबी 12 अप्रैल यानी 12 अप्रैल को भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना जो है वो 1988 में भारत में प्रतिभूति बाजार के कार्यों को विनियमित करने के लिए की गई थी। यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को क्यों बनाया गया? ताकि वो जो भी भारत के सिक्योरिटी मार्केट है उसके फंक्शंस को अच्छे से देख पाए। ठीक है, सेबी शेयर बाजार में जल्दी और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देता है। स्वस्थ विकास का मतलब है कि वहां पे ट्रांसपेरेंसी है वो बनी रहे, पारदर्शिता बनी रहे और सारे जो काम है वो जल्दी पूरे हो पाए। लेकिन शुरू में सेबी शेयर बाजार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण करने में सक्षम नहीं था। इसी गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए एक चौकीदार के रूप में छोड़ दिया गया था। ठीक है, लेकिन उन्हें नियमित करने की अप्रभावी पाया गया। यानी कि जब 12 अप्रैल 1988 को जब एस्टैब्लिश किया गया, या आप कह सकते हैं सेबी को लाया गया, तो ये देखा गया कि वो सारे के सारे सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करके चले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उन्हें नियमित करने और नियंत्रित करने में अप्रभावी पाया गया, क्योंकि वो बिल्कुल सही रूप से नहीं चल रहा था, एक स्ट्रक्चर बना के उसको छोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि मई 1992 में सेबी को कानूनी रूप से दर्जा दिया गया। यानी उसका लीगल स्टेटस कब आया? 1992 में। सेबी एक अलग कानूनी अस्तित्व और उत्तराधिकार वाला एक निकाय कॉर्पोरेट हो गया। सेबी अधिनियम के तहत सेबी की स्थापना, देखिए मेन ये आपको ध्यान रखना है कि जब पहले 12 अप्रैल 1988 को जब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड की स्थापना की गई, तो उसका जो फंक्शन था उसको इसलिए बनाया गया ताकि सिक्योरिटी मार्केट कंट्रोल में काम करता रहे। लेकिन ऐसा देखा गया कि वो एक वॉचमैन की तरह ही काम कर रहा था, क्योंकि उसका कोई कानूनी दर्जा नहीं था, इसीलिए उसका लीगल स्टेटस नहीं था। इसीलिए कह सकते हैं 1992 में जब उसे एक लीगल स्टेटस, कानूनी दर्जा दिया गया, तब जाके वो एक, आप कह सकते हैं, अच्छे से फंक्शन है उसके सारे चालू हो गए थे। उसकी सारी कह सकते हैं जो लाइबिलिटीज है, यह कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत अच्छे से करने लग गया। ठीक है, मेन क्यों एस्टैब्लिश किया गया? तो प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए। मेन क्या फंक्शन है, मेन क्यों एस्टैब्लिश किया गया सेबी को? तो ध्यान रखिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी के बारे में सोचना। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिक्योरिटीज परचेस करते हैं, तो ताकि उनके साथ कुछ गलत नहीं हो, इसीलिए सेबी वॉच करता है ताकि सारा काम अच्छे से हो पाए। प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन को बढ़ावा देने के लिए सेबी को 1992 में इसलिए लीगल स्टेटस दिया गया ताकि सिक्योरिटी मार्केट है उसका डेवलपमेंट हो पाए, वो रेगुलेशन के तहत काम करता रहे। शेयर बाजार में शुरू हुए, जैसे कि आप देखते हैं शेयर बाजार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई, कीमतों में हेराफेरी होना, कीमत में हेराफेरी लिखा, नए मुद्दों पर अनौपचारिक प्रीमियम देना, शेयरों की डिलीवरी में देरी होना, या इनसाइड ट्रेडिंग प्रैक्टिस, ये सारी की सारी आप कह सकते हैं इन सभी कमियों को पूरा करने के लिए, इन कमियों को दूर करने के लिए सेबी को एस्टैब्लिश किया गया। तो देखिए मेन क्या है, मेन यही आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है उसको 1988 में आ चुका था। ठीक है, उसका रेगुलेट जो है वो आप कह सकते हैं आ गया था, लेकिन आप कह सकते हैं सिर्फ एक देख रेख के रूप में काम कर रहा था।
जबकि 1992 में क्या हुआ, सेबी को आप कह सकते हैं एक कॉर्पोरेट के रूप में, एक सेपरेट लीगल रूप में उसे माना गया और तब जाके इसका मेन फंक्शन है वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, और मेन अगर आपसे पूछा जाए कि सेबी को एस्टैब्लिश क्यों किया गया, तो मेन फंक्शन है प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रमोटर्स जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनकी सिक्योरिटी के हित की रक्षा करने के लिए किया गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट है उसका डेवलपमेंट करना, ज्यादा विकास करना और रेगुलेट करना, ताकि सारे के सारे फंक्शन हैं वो स्मूथली चल पाए। ठीक है, आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं प्रॉब्लम आ रही थी शेयर मार्केट में कि प्राइस का बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होना, अनऑफिशियल प्रीमियम होना ऑन न्यू इश्यू पे, डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर्स, ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो ये सारी की सारी कमियों को पूरा करने के लिए सेबी को एस्टैब्लिश किया गया। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, तो कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम इसके बारे में कि सेबी जो है उसके अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। तो प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी कौन है, मिस्टर अजय त्यागी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मिस्टर अजय त्यागी कौन है, अभी सेबी के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो। चलिए ये है एक लिस्ट ऑफ चेयरमैन की कि जब एस्टैब्लिश हुआ तब से लेकर अभी तक कौन बने हैं। आपको मेन जो याद रखना है वो ये ही याद रखना है कि प्रेजेंट में कौन है, अजय त्यागी है, जो कि 10 Feb 2017 को अपॉइंट हुए हैं। ये 3 इयर्स के लिए अपॉइंट किए गए थे, लेकिन अभी आप देखते हैं कि कोरोना के टाइम पीरियड की वजह से इनका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। ठीक है, तो प्रेजेंट में अभी अजय त्यागी है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो देखिए डॉक्टर S.A. दवे थे, जो कि 12 अप्रैल 1988 को बने थे। ठीक है, इनका कार्यकाल कहां तक रहा था, 23 अगस्त 1990 तक। फिर आप देखते हैं GV रामाकृष्णा थे, जो कि 24 अगस्त को 1990 को बने थे। फिर SS नंदकर्णी बने थे, DR मेहता बने हैं उसके बाद में, फिर GN वाजपेयी, फिर मिस्टर M दामोदर जी बने थे, जो कि 18 Feb 2005 को। फिर CB भावे बने, और जो अजय त्यागी थे वो किनकी जगह पे आए हैं, यूके सिन्हा की जगह पे आए। उनका जो कार्यकाल था वो 10 Feb 2017 को कंप्लीट हो गया है। अगर हम बात करें तो अभी तक देखिए, अभी तक जो चेयरमैन बने हैं वो कितने बने हैं, वो आपके बने हैं 9 चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं, कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम की बात करें तो कभी कभी कुछ 4 नाम देके आपको 3 नाम तो सेबी के चेयरमैन होते हैं लेकिन एक नहीं होता है। तो कभी कभी हमें पता रहना चाहिए कि कौन कौन अभी तक सेबी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, कब अपॉइंट हुए थे और कब उनका जो है टाइम कार्यकाल पूरा हुआ है, वो सारा टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इज द रेगुलेट बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। ये एक क्या है, प्रतिभूति बाजार है, जो कि प्रतिभूतियों को क्या करता है, रेगुलेट करता है भारत में, अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंडर में है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, और भारत सरकार के अंदर में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988। क्या डेट है, 12 अप्रैल, ये आपको याद रखनी है। सभी जगह अलग अलग डेट होती हैं, लेकिन 12 अप्रैल 1988 को इसको बनाया गया था। आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। बाद में इसे एक लीगल स्टेटस देने के लिए वो कब किया गया, 30 जनवरी 1992। ठीक है, और सेबी एक्ट भी कौन सा है, 1992। तो यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूप तो ये इसका कब आया था, 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल, और जबकि इसको लीगल रूप से कब माना गया, 30 जनवरी 1992, और सेबी का जो एक्ट है वो भी 1992 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है
जो आपको याद रखनी है। क्लियर है? कम से कम ये 2 डेट आपको याद रखनी है सेबी के लिए। आगे बात करते हैं इसके बारे में, सेबी कमेटीज। सेबी की कितनी कमेटीज हैं उसके बारे में बात करते हैं कि सेबी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी है उसके बारे में। देखिए, सेबी के लिए कुछ ऐसी स्पेशल कमेटीज बना दी जाती हैं जिसके माध्यम से ही वो अपना काम को अच्छे से कर पाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। जो भी टेक्निकल इश्यू होंगे उससे रिलेटेड एडवाइस कौन देगा? ये टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी देगी। उसके बाद में देखिए कमेटी है, कमेटी फॉर रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे इंस्टीट्यूशन के उसको देखरेख का काम कौन करेगा? ये कमेटी करेगी। ठीक है, उसके बाद में कमेटी है एडवाइजरी कमेटी फॉर द सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड। ये जो सेबी के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेक्शन करने के लिए उनके लिए एजुकेशन फंड जो है उनके लिए बनाने का फंड, अगर कोई कह सकते हैं इन्वेस्टर के साथ धोखा वगैरह होता है तो ये कमेटी क्या करती है? उसकी देखरेख का काम करती है। नेक्स्ट है टेक ओवर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी। जो भी रेगुलेशन रहते हैं, जो विनियमन रहते हैं, उनसे संबंधित जो सलाह देती हैं वो सेबी की इस कमेटी के द्वारा दी जाती है। कभी कभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कुछ कमेटी के नाम देकर कि सेबी की कौन सी कमेटी है। तो और वैसे भी थ्योरी का पेपर करने के लिए हमें कुछ कमेटी के नाम पता होने चाहिए ताकि हमारा क्वेश्चन अट्रैक्टिव रह पाए। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या है? प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, जिसे हम शॉर्ट नेम में क्या कह सकते हैं? PMAC, प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। सेकंड कौन सी है? सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। प्राइमरी यानी कि प्राइमरी जो मार्केट होता है उसके लिए एडवाइजरी, और सेकेंडरी मार्केट जो होता है उसके लिए अलग से एक कमेटी बनाई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी। जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं उनसे रिलेटेड अगर सलाह देनी है तो इस कमेटी को बनाया जाता है। और लास्ट क्या है? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटाइजेशन एडवाइजरी कमेटी। तो ध्यान रखना कि ये जो भी बॉन्ड वगैरह होते हैं उनके बारे में एडवाइस देने का काम करती है। तो इंपॉर्टेंट कितनी कमेटीज हो गई हैं हमारी? सबसे पहले टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, सेकंड है कमेटी फॉर रिव्यू स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, थर्ड है एडवाइजरी कमेटी फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन करने के लिए, फिर है रेगुलेशन एक्ट के लिए, फिर है प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए अलग से है, म्यूचुअल फंड के लिए अलग है, और आपका जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उनके लिए अलग बनाई है। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो 8 कमेटीज इंपॉर्टेंट रही है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि देखिए सेबी का जो भी काम होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट, अभी हमने बात की थी कमेटीज के बारे में, और कुछ डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं वो कितने हैं? 20 डिपार्टमेंट्स हैं जिसके माध्यम से सेबी अपना काम कंप्लीट करती है। कम से कम आपको 5-6 नेम याद होने चाहिए डिपार्टमेंट के। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे है, सबसे पहला जो है वो है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? CDMRD शॉर्ट नेम में क्या कहेंगे? कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट। सेकंड है कॉर्पोरेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसे हम कह सकते हैं CFD। थर्ड कौन सा है आपका? थर्ड है, देखिए यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी एनालिसिस, जिसे हम क्या कह सकते हैं? DEPA। तो शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट में भी और फुल फॉर्म भी। कभी ये शॉर्ट में अगर दे दिया 2 मार्क्स में तो हमें यहाँ पे सेबी हमारे सिलेबस में है तो हमें ये लिखना होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अगर आप इसे 2-3 बार रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ डेब्ट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज, DDHS यानी कि जो है डिपार्टमेंट ऑफ डेब्ट एंड हाइब्रिड सिक्योरिटीज। ठीक है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे EFD फर्स्ट, और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे 2। फिर है आपका इंक्वायरीज एंड, देखिए जो मेन कह सकते हैं जितने भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं उन सब का फंक्शन अलग अलग दे रखा है। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने फंक्शन जो भी है उनके अंदर जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं ताकि स्मूथली हमारा फंक्शन कंप्लीट हो पाए। ये मेन चीज होती है इसकी।
अगर आगे देखें और बहुत सारे 20 डिपार्टमेंट्स है। नेक्स्ट क्या है, जनरल सर्विसेज डिपार्टमेंट। जितनी भी जनरल सर्विसेज होगी, सेबी के रिक्वायरमेंट होगी, उसको प्रोवाइड करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया गया है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट HRDM, जो कि सारे के सारे मानव संसाधन से संबंधित जो भी विकास रहेंगे वो उनका संबंधित कार्य है वो ये डिपार्टमेंट करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, सारे के सारे आप देखते हैं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड अगर कोई फंक्शन है तो उसे पूरा करना। इसी तरह से आप देखते हैं कि 20 डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये मेन आपको सारे के सारे डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जो कि जितनी भी कानूनी कार्यवाही होती है वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा पूरी की जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने से ये होता है कि सबके फंक्शन में अच्छे से कोऑर्डिनेशन रहता है, सबको पता रहता है कि कौन से डिपार्टमेंट के पास क्या काम है, तो वो उसी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि ये है जो कि 2 मार्क्स में बहुत पहले पूछा गया था कि इस डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म पूछा गया था, मार्केट इंटरमीडिएट रेगुलेशन सुपरविजन डिपार्टमेंट। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि MIRSD का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स OIA, क्या होगा, ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधित होंगे वो सारे के सारे डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। ऑफिस ऑफ इन्वेस्टर असिस्टेंट एंड एजुकेशन, ऑफिस ऑफ द चेयरमैन जो रहेगा, और रीजनल ऑफिस जो कि सेबी के हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में, चेन्नई में, तो ये इसके रीजनल ऑफिस की जो है वो डिपार्टमेंट इसके द्वारा किया जाएगा। 4 जो अलग अलग आप कह सकते हैं अलग अलग जो शहरों में रीजनल ऑफिस बनाए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये टोटल 20 डिपार्टमेंट हैं जो कि क्या करते हैं, सेबी का फंक्शन कंप्लीट करते हैं। चलिए बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ सेबी। ये आप स्ट्रक्चर बनाकर भी इसका आंसर दे सकते हैं। और देखिए सबसे पहला जो पोस्ट आती है वो किसकी होती है, चेयरमैन की। अपॉइंट कहाँ से होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और प्रेजेंट टाइम में कौन है अभी, अजय त्यागी सर, ठीक है, अजय त्यागी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में कौन है, मिस्टर अजय त्यागी हैं जो सेबी के चेयरमैन हैं। फिर आते हैं 2 मेंबर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 मेंबर कहाँ से आएंगे, 2 मेंबर आएंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा रखे जाते हैं। फिर 1 मेंबर है जो कहाँ से आएंगे, RBI से आएंगे, ठीक है। और 5 अदर मेंबर जो आएंगे उसमें से जो 3 मेंबर होते हैं वो फुल टाइम मेंबर होते हैं, ठीक है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं। और 2 मेंबर्स हो सकते हैं जो कि आप कह सकते हैं गैर जो वैधानिक होते हैं, एडवाइजरी कमेटी होती है, उनसे सेलेक्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है 1 मेंबर जो है वो चेयरमैन, अगर हमें चेयरमैन समेत अगर हमें नंबर पूछते हैं तो 1, 2, 1 और 5। तो टोटल जो आपके मेंबर कह सकते हैं वो कितने हैं, चेयरमैन को मिलाकर 9, ठीक है, ठीक है, 9 मेंबर आपके इसमें है। तो अगर आपको चेयरमैन से अलग पूछे तो 8 मेंबर होंगे, अगर चेयरमैन को मिलाकर है तो सेबी के कितने, 9 मेंबर, ठीक है। तो ये पूरा मैनेजमेंट ऑफ सेबी का स्ट्रक्चर है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या हो सकता है। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट of investor so that there is a continued flow of saving into the capital market। सिंपल सी बात है कि अगर हम इन्वेस्टर्स को यानी विनियोगकर्ता को सुरक्षित वातावरण देते हैं, एक प्रोटेक्शन वाला एनवायरनमेंट देंगे, तो वो अपनी सेविंग को कहाँ पे फ्लो करेगा, कहाँ डालेगा, शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में वो फ्लो करेगा, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। हमारे बिजनेस को, जो भी बिजनेस है, नए नए स्टार्टअप है, तो ये सारे के सारे अच्छे से बन सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो स्टार्टअप डे है वो अनाउंस किया गया, तो 16 जैन से स्टार्टअप डे कब से अनाउंस किया गया, 16 जैन 2022 से स्टार्टअप डे अनाउंस किया गया।
अगर हमारे इन्वेस्टर प्रोटेक्ट होंगे, बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा, सुरक्षित मिलेगा, तो वो अपनी जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? कैपिटल मार्केट से। और कैपिटल मार्केट से ये कहाँ जा सकती हैं? नए नए बिजनेस, नए नए इंडस्ट्रीज के लिए जा सकती हैं। तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, इंश्योर फेयर प्रैक्टिस by the issue of securities so that they can raise resources at minimum cost। यानी प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने और प्रतिभूतियों के निगमन द्वारा अगर हमने अच्छे से कह सकते हैं ट्रांजैक्शंस किए हैं तो न्यूनतम लागत पर हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको बढ़ा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर मतलब सिक्योरिटीज मार्केट को हमने अच्छे से रखा है तो हमें मिनिमम कॉस्ट पे बहुत अच्छे लेवल पे कैपिटल मिल सकती है और इस कैपिटल का फ्लो हम अपने देश की जो नई नई इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए दे सकते हैं। तो इतना बड़ा मतलब ये सारा कनेक्शंस होता है। नेक्स्ट क्या है? टू प्रमोट द effective services by broker, merchant banker and other so that they become a competitive and professional। अगर हमने दलाल, ब्रोकर के लिए, मर्चेंट बैंकर के लिए अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता अच्छे से बना रखी है तो वो अपनी क्या देंगे? इफेक्टिव सर्विसेज देंगे। इफेक्टिव का मतलब है कि पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी से वो काम करेंगे, पारदर्शिता से वो काम करेंगे, जिससे हेल्दी कंपटीशन बन सकता है और वो प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। अगर उनकी गाइडलाइन मतलब ब्रोकर के लिए अलग हो, सब ब्रोकर के लिए, जॉबर्स के लिए, मर्चेंट बैंकर के लिए अगर उनको अच्छी से आप कह सकते हैं गाइडलाइन प्रोवाइड करें, उनके आचार संहिता अच्छे से हो तो बहुत ही अच्छा एक हेल्थी कंपटीशन और वो खुद भी क्या कर सकते हैं? प्रोफेशनल रूप से काम करेंगे। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ सेबी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेबी के फंक्शन की। तो इस वीडियो में आज जो हमने बताया है वो सारा का सारा अगर आपके निबंध लिखने को आ जाए तो भी आप क्या कर सकते हैं? इसे स्टेप बाय स्टेप उसको सेबी को क्या कर सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो कि सेबी क्यों आया उसके बारे में बता सकते हो, फिर आप उसका इंट्रोडक्शन दे सकते हो, ठीक है। और कुछ मैंने आपको कंपटीशन के हिसाब से देखिए पूरे नाम भी बता दिए हैं कि कौन कौन अभी तक चेयरमैन बने हैं, ठीक है। साथ ही साथ हमें परिचय पता होना चाहिए कि एस्टेब्लिश डेट क्या है, लीगल स्टेटस कब आया इसका, और कुछ कमेटी के नाम पता होने चाहिए। साथ ही साथ हमें कुछ डिपार्टमेंट के नाम पता होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ सेबी कैसे होता है, साथ ही ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। तो ये एक तरह से निबंध जैसे लिखते हैं वैसे ही मैंने आपको